नमस्कार। मैं हूं नमस्कार। राम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज यूट्यूब फेसबुक पर। आज मेरे साथ विशेष मेहमान हैं श्री आनंद शर्मा, जो पर्यावरण और मौसम विज्ञान और वो भी विशेष करके हिमालय के मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। और आज बातचीत का जो संदर्भ है वो चमोली में जो ग्लेशियर फटने से इतनी बड़ी तबाही और दुर्घटना हुई। कौन गया? सब टेम्पो मोबाइल हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। शर्मा जी, आपको बहुत अनुभव है हिमालय के इकोलॉजी के बारे में, वहाँ का जो पर्यावरण के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में। आप देहरादून में भी रहे हैं और अब आप दिल्ली से पूरा देख रहे हैं सब जी। अभी क्या लगता है, वैसे तो जांचें वहाँ चल रही होंगी, अभी लगता क्या है प्राइमा फेसी पहली नजर में कि ये दुर्घटना इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? जी बिल्कुल। जो मेरे को भी प्राइमा फेसी लगता है, मेरा एक्सपीरियंस पहाड़ का कहता है कि देखिए, एक तो ये पहले जान लें कि हिमालय जो है बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन रेंजेस हैं और जहाँ बहुत सारी अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन है, डायनामाइट लगाए जाते हैं। तो हमने उसको और फ्रेजाइल को बिल्कुल और ज़्यादा फ्रेजाइल और वनरेबल बना दिया है। और दूसरी बात, ऐसे फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में, वनरेबल एरियाज में हम लोग प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, फ्लड प्लेन के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और उसके साथ साथ हिमालय में ये भी मान के चलिए कि भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा या भारी बर्फबारी, लैंडस्लाइड, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड, त्वरित जो बाढ़ आती है, ये सब जो है यहाँ के टिपिकल फीचर्स हैं और अक्सर होते रहते हैं, मतलब नेचुरल फिनोमेना है और होते हैं। अब ये जो बात करें, कहते हैं जो हाल ही में 7 तारीख को तपोवन के आसपास जो डैम मतलब कि बर्स्ट किया और ये जो बाढ़ फ्लैश फ्लड आया, उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि एक तो ये रहा कि 4 तारीख के आसपास आप देखेंगे तो अच्छी खासी बर्फबारी हुई, कई जगह भारी भी बर्फ पहाड़ों में हुई, पूरी वेस्टर्न हिमालय के अंदर। तो उसके बाद मौसम इमीडिएटली खुल गया, धूप निकल गई। और अक्सर ये देखा जाता है जब कभी भारी वर्षा हो या भारी बर्फबारी खासकर हो जाए और एकदम कड़कती हुई धूप निकले, तो उससे क्या होता है कि वो बर्फ पिघलती है और पिघलने के बाद जो पानी होता है वो उसका रिसाव होता है नीचे। और यदि पहाड़ों में कोई क्रैक्स हो वहां पर, तो उस क्रैक्स में वो पानी जाएगा और ओवरलोडेड तो पहाड़ पहले ही है, अंदर क्रैक्स में भी पानी चला गया, तो वो एक बहुत बड़े भूभाग को मतलब कि काट देता है और फिर वो ग्रेविटी से वो जो है नीचे की ओर सरकता है और फिर अल्टीमेटली मतलब कि वहां पर आपके नदी में आ जाएगा। और वहां पे भी अक्सर ये देखा जाता है कितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे डैम बन रहे हैं और मलबा जो है सही तरह से उसका जो है कहते हैं डेब्रिस जो है सही ढंग से उसको मतलब कि जहां डालना चाहिए वहां नहीं डाला जाता, नदी में ही डाल दिया जाता है। तो आपके पास बहुत सारा मलबा भी पड़ा हुआ है, ऊपर से एक लैंडस्लाइड और एक बहुत बड़ा जिसमें स्नो भी है, आइस भी है, पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ा भूभाग है कट के नीचे आ रहा है। और आप समझ सकते हैं उसका मोमेंटम और जो स्लोप इतनी ज्यादा है, तो इतनी तेजी से वो आता है। और उसके बाद वो जैसे ही नदी में जा रहा है तो नदी का भाव भी है, तो अपने साथ उसके मोमेंटम है, डेब्रिज है, तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर सरकता रहता है तो उसके रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो ब्रिज हो या कोई डैम हो, स्ट्रक्चर्स हो, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसमें इतनी पावर होता है, इतना मोमेंटम होता है। तो मेरा मानना है कि बेसिकली ये ऐसा वहां हुआ है, या मतलब कि चाहे उसको अवलांच कह लीजिए उसके फॉर्म में हो, पर ये एक टीला है बड़ा सा जो वहां नीचे दरक के आया, और उसका कारण क्या हो सकता है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब कभी भी भारी बर्फबारी हो जाए पहाड़ों में विंटर्स में और उसके बाद इमीडिएटली कड़क धूप निकल जाए, तो उसको एक चेतावनी या उसको एक अलर्ट की तरह लेना चाहिए। और यदि आप संवेदनशील एरिया में हैं या ऐसे एरिया जो मतलब पहले से बिल्डिंग बन चुकी है संवेदनशील, ऐसे में एकदम अलर्ट होके कुछ ना कुछ मतलब कि अनाउंसमेंट्स होने चाहिए, अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए। अच्छा, क्या इस तरह के जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो इक्विपमेंट बहुत है, सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ है,
क्या संभव है कि टेक्निकली पॉसिबल है कि इनका पूर्वानुमान लगाया जा सके? देखिए, चूंकि अब ये पहली बार तो ये जान लें कि ये इस बार जो है कि वैसे तो ये इनडायरेक्टली मौसम से ही जुड़ा फिनोमेना है, मगर यदि हम 7 तारीख की बात करें तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, धूप खिली थी, तो कोई वैसे डायरेक्ट ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं। मगर मैंने जैसे आपको कहा, वो पीछे से लिंक्ड है, बर्फबारी है, धूप खिली, पानी मेल्ट हुआ, मगर क्योंकि ये मौसम विभाग से डायरेक्टली एकदम इसकी अर्ली वार्निंग से नहीं जुड़ा हुआ, उस हिसाब से ये एवलांच वार्निंग से जुड़ा हुआ है। तो स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट है, वो एवलांच की फोरकास्ट करता है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि। मगर एक और चीज ध्यान रख ले, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं, ये बहुत ही थोड़े से समय के अंदर हो जाती है और टाइम नहीं देती है बिल्कुल। अब मामूली मुझे लगा होगा एकदम थोड़ी देर में ही फिनोमेना हो गया, आधे पौने घंटे के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, इसको पकड़ पाना, रडार भी हमारे जो रडार, हालांकि अभी हमने हाल ही में एक मुक्तेश्वर में रडार लगा दिया है और एक हमने शिमला में भी रडार लगा दिया, मगर ये चीज उसमें पकड़ में नहीं आएगी। एक तो उसका रेंज में नहीं है, और दूसरा क्योंकि ये आकाशीय फिनोमेना नहीं, हमारे तो डॉपलर रडार है, ऊपर को देखेंगे। ये तो लोकल स्तर पे एक मतलब डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद यह है, और सैटेलाइट भी इसको नहीं पकड़ेगा। अच्छा, ये कुछ आइडिया है कि ये जो जगह है ये गोमुख से कितनी दूर हो सकती है? देखिए, उसका मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये उससे तो काफी दूर है, मगर ये दूसरा उसमें पड़ जाएगी, तो एग्जैक्टली वो मैं नहीं बता पाऊंगा। जी 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 जी। अच्छा, मैं दूसरा इसका पहलू ये है कि अक्सर ये बात होती है चर्चाओं में कि भाई हमारे जो ये हिमालय के पहाड़ हैं, अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये शिशु पहाड़ है, नए पहाड़ हैं, और खास करके गढ़वाल का जो रीजन है ये इसमें काफी फ्रेजाइल है। तो पहले वहाँ जो सड़कें वगैरह बनती भी थी, निर्माण था, तो उनका तरीका दूसरा था। उसमें ये डायनामाइट ब्लास्ट नहीं करते थे, वो काट काट के आराम से धीरे से बनाते थे। हमने वहां तक किया है, तो वो अभी भी काटने के निशान दिखते हैं। तो क्यों डायनामाइट का उपयोग इतना क्यों बढ़ता जा रहा वहां? देखिए, मुझे क्या लग रहा है, आप एक और चीज में और ऐड करूंगा इससे पहले, आप ये देखिए जितनी भी सड़कें ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी है जी, वो एक भी सड़क नहीं खराब हुई है। कितनी बार कितनी आपदाएं आ गई, उसका मुख्य कारण है एक तो प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि सड़क कहां से जाएगी। आज क्या होता है कि आपने जियोलॉजिकल सर्वे कराया कि यहाँ से ए पॉइंट से बी जाएगी, सी जाएगी, डी ऐसी होती है, इस गांव से होती हुई सड़क निकलेगी। पर अब क्या होता है कि वहां के कोई लोकल पॉलिटिशियन आएंगे, नहीं जी सड़क हमारे गांव से होके जानी है। ओके, वो एरिया संवेदनशील है, फ्रेजाइल है, वहां सड़क नहीं बननी चाहिए, मगर सड़क आपने वहां से निकालनी है क्योंकि आपके पास कुछ और प्रेशर है, अन्य प्रेशर। एक चीज। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि पहले भी बनाई जाती थी, आपके पास तो डायनामाइट पहले भी लगाए जाते, ऐसा नहीं है, और बहुत ही सोच समझ के कितना लगाना है, कैसी जगह पे लगाना है, बहुत इस समय बहुत ज्यादा उपयोग हो गया। एक दूसरी बात यह हो गया कि आज तो दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जैसे टनल भी आपको बनाते हैं, आपको विस्फोट करने की जरूरत नहीं है, डायनामाइट लगाने की जरूरत नहीं, टनलिंग मशीन्स आ गई हैं, आप उससे टनलिंग कर सकते हैं, तो वो अवॉइड किया जा सकता है, मेरा ये अपना मानना है। और दूसरा जो है, जब तक हम लोग साइटिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्ट्रक्चर डैम बनाने जा रहे हैं या कुछ भी बनाने जा रहे हैं, उसकी साइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए पूरे हिमालय के अंदर ब्रिटिश ने जितनी भी बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग 100 साल हो चुकी है। ब्रिटिश ने कहा कि उनकी 100 साल की लाइफ बनाई थी, हमने हो चुकी है, और आज तक भी एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी। बड़े बड़े अर्थक्वेक आ गए। अगर वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक और आराम से टाइम लेके किया जाए काम, तो खतरा उतना नहीं है। ये जो राजनीतिक जरूरतों से और बहुत जल्दी में हर चीज होती है, क्योंकि पत्थर लगाना है अपना, तो इसकी वजह से वो भी हो सकता है। और दूसरा उसके साथ साथ क्या है कि मतलब कि ये देखिए, आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को कंस्ट्रक्शन किया, डैम भी बना रहे हैं, तो वो जो मलबा निकला, पहली बात तो है कि उस मलबे का जो जहां आपने सही जगह पे ही डालना है उसको, और अक्सर क्या देखता है उसको ट्रक में ले जाना पड़ेगा कहीं और, तो आसपास जहां भी जगह मिले, चाहे नदी मिले, उसी में डाल देते हैं, तो वो अवरोध पैदा करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात यह कि कोई भी प्रोजेक्ट करना है, उससे पहले उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से होना चाहिए। मतलब ये नहीं लीपापोती नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई यहाँ बनना है या नहीं बनना है। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स होते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल नदी के ऊपर ही होते हैं। तो नदी का फ्लो तो आपको पता है, पहाड़ों में कहते हैं फ्लैश फ्लड आते हैं, सडनली 20 से 25-50 फुट ऊपर भी पानी जा सकता है, ये तो नॉर्मल फीचर है। उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स
बड़े बड़े, मैंने कहा तो एक जैसे रूम के साइज के उससे भी बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े बोल्डर जब आएंगे, पानी का हाइट बढ़ेगी बहुत ज्यादा, तो उसके आगे जो ब्रिज होंगे तो वो सारे टूट जाएंगे। तो कैसे हमारे ब्रिज, किस तरह की टेक्नोलॉजी हो ब्रिज की, उनकी ऊंचाई ज्यादा हो, ये सब चीजें मुझे लगता है पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो सब मुझे लगता है बनाने से पहले इसमें जरा ज्यादा सोच होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे मुझे लगता है यह है कि देखिए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट तो ठीक है, एक मान लीजिए कि इसका उतना इम्पैक्ट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स वहां हो गए हैं, हम वो दोनों तरफ हो गए हैं, ये भागीरथी वाली घाटी में भी हो गए हैं और अलकनंदा की घाटी में हो गए हैं, और पावर प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, उसके अलावा वो पूरा रोड भी तमाम बन रही है। तो ये भी, इसका भी एक टोटलिटी में भी तो आकलन होना चाहिए ना कि कुल कितना बर्दाश्त कर सकती है वहाँ की इकोलॉजी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बम्पर टू बम्पर डैम हो गए, लोगों का ये कहना है, बम्पर टू बम्पर। और मगर देखिए एक ये भी ध्यान रखना है हमको कि हमको यदि आगे देश को कहते इकोनॉमिक पावर बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा, एनर्जी की बहुत जरूरत है। और पहाड़ में ऊर्जा का एक ही साधन है, हाइड्रो पावर। और तो मगर बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। पर मेरा यही कहना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप लाएं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसका करें पूरा, कि भाई कितना सिल्ट लोड आता है और रन ऑफ द मिल लगाने में क्या दिक्कतें आती हैं। ये तो हमें सबको मालूम है कि वहां पर बहुत भारी अत्यधिक भारी वर्षाएं होती है, लैंडस्लाइड होते हैं, फ्लैश फ्लड होते हैं। तो ऐसे में उनका इम्पैक्ट तो वो तो तोड़फोड़ करेंगे अपने रास्ते में। कि आप उनका देखिए, नदी क्या है, नदी अपने जो जिसे कहते हैं अपनी जो उसकी संपदा है या अपनी प्रॉपर्टी है, उसको वो प्रोटेक्ट करती है और उसको रिक्लेम भी करती है। कई बार होता है अक्सर कि नदी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही है तो आप आजू बाजू घर बना देते हैं, चाहे वो आप लखनऊ का उदाहरण देख लें, चाहे वो दिल्ली का देख लें, कहीं भी देख लें, मतलब कि वो सारे नदी को एनक्रोचमेंट हो रहा है हर जगह। तो जब आप नदी में एनक्रोचमेंट करेंगे तो नुकसान। एनक्रोचमेंट तो आनंद शर्मा जी, ये एनक्रोचमेंट तो आप देखिए कि इस समय हरिद्वार और ऋषिकेश में वो सारे आश्रम बन गए हैं बिल्कुल गंगा जी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो सारा मलमूत्र भी वहीं जा रहा है। तो आप देखिए पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया हरिद्वार ऋषिकेश, जबकि कानून ये है कि फ्लड प्लेन जोन में कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो अपना इलाका है, करवट बदलती है, नदी इठलाती है, जाती है, उसमें कभी पानी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो इसका पालन क्यों नहीं हो पाता, एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो पाता इन कानूनों का? वही तो है, हमारे यहाँ मुझे लगता है नियम तो सारे हैं, नॉलेज भी है, सब कुछ, शायद उसका कहीं से मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। आप वो देख लीजिए कि ऋषिकेश में आप देखेंगे वो शिव जी की मूर्ति नदी के बीच में लगाई गई है। मतलब मुझे नहीं लगता वो किसने उनको अलाउ किया उसको लगाने के लिए। वो तो नदी में आप कैसे, उसका क्या तुक है उधर, वहां जहाँ कहते हैं आप देखेंगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, कहते हैं बिल्कुल नदी के अंदर ही। 2013 के बाद मैंने देखा वहां जाएगा तो वो पूरा कहते हैं रेत से भरे हुए थे। तो आप नदी को रोकेंगे या नदी के फ्लड प्लेन में कंस्ट्रक्शन। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप किसी भी शहर, देहरादून में चले जाइए, मतलब 30 से 40% जो घर ऐसे जगह मिलेंगे आपको कि जो नदी के फ्लड प्लेन में बना दिए गए हैं। कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना दी गई हैं। तो ये, और जब भी कभी वो ऑल टाइम 24 आवर्स का रिकॉर्ड टूटेगा वर्षा का, जो कि जैसे कि देहरादून में कोई 400 करीब 450 मिलीमीटर वर्षा का है 24 घंटे के अंदर, वो काफी 70-80 साल से नहीं हुई ऐसी वर्षा हो गई जिस दिन, तो बहुत जब भयंकर नुकसान होगा। नैनीताल का मुझे लगता है 515 या 20 मिलीमीटर के आसपास का ऑल टाइम रिकॉर्ड है 24 घंटे की वर्षा का। और जिस दिन उस तरह की वर्षा नैनीताल में हो गई तो आपका देखिए वो खासकर जो मॉल रोड वाला ऊंचा वाला पहाड़ है, उसमें जबरदस्त भयंकर लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाएगी और खतरा हो सकता है। तो हमें एक बात मतलब ये बताई थी लोकल लोगों ने, मैं गया था उधर जब पिछला चमोली भूकंप आया था और उसके बाद भी मैं काफी घूमा था वहां। तो लोग कह रहे थे जो पुराना कंस्ट्रक्शन का तरीका था जिसमें लकड़ी लगती थी और पत्थर बीच बीच में लगते थे और इतना ज्यादा सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता था। मैदानी इलाकों की तरह बिल्डिंग वहां बन रही, सरकारी बिल्डिंग भी बन रही, बड़ी बड़ी भारी छतें। तो ये जो तमाम ये बदला है तरीका, इस पे आपको नहीं लगता कि जो वहाँ परंपरागत तरीका था और जो वहाँ के इकोलॉजी के अनुकूल था वही एनफोर्स करना चाहिए? ये जो मैदानी इलाकों की तरह बिल्डिंग वहाँ नहीं बननी चाहिए, उससे गर्मी भी बढ़ती है, सीमेंट और लोहा और शीशा लगने से गर्मी भी तो बढ़ती है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप देखेंगे अब यदि पूरे जाएं पहाड़ों में तो नदी से छोटे छोटे पिलर्स उठा दिए गए हैं और उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं, जी और वो भी जी ऊपर से छत भी फ्लैट रखी है। पहली बात तो ये होगा कि आपने जो पिलर उठाए वो आपने बिल्कुल फाउंडेशन इतनी उसकी जो है बिल्कुल स्ट्रांग, बिल्कुल चट्टान तक आप पहुंचे नहीं, आप किसी बड़े पत्थर के पास पहुंचे और आपने वही सोचा वही मतलब इस रॉक है और आपने वहीं रोक दिया, तो वो तो बड़ा बिल्कुल अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर है, तो जब भी बाढ़ आएगी वो तोड़ देगी उसको। दूसरी बात ये हो रही है कि पहाड़ों में अक्सर भारी वर्षा होती है, जैसे आप देहरादून में देख लीजिए जितने पुराने ब्रिटिशर्स के कंस्ट्रक्शन या लोगों के अपने भी पुराने घर थे, सब में स्लोपिंग रूफ थी, क्योंकि जी रेनफॉल हाई है देहरादून का, तो नेचुरली उन्हें पता है स्लोप नहीं बनाओगे, फ्लैट बना दोगे तो धूप और ये वर्षा से होके हुए सीमेंट टूटेगा, दरारें आएंगी और पानी जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम आप घर देखेंगे देहरादून में जो नए बने हैं उनमें लीकेजेस है। उसका जी मुख्यतः कारण है कि छत जो है वहां स्लोप ही होनी चाहिए जहां हाई रेनफॉल होता है, और यदि आप फ्लैट बना देंगे तो वो दिक्कत। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही, बिल्डिंग बाई लॉज पहले जो बिल्कुल ट्रेडिशनल बनाई गई, अर्थक्वेक बड़े बड़े आ गए, वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कुछ नुकसान नहीं हुआ, या लकड़ी के होते थे, लड़की वो गर्मियों में मतलब ठंडे रहेंगे और सर्दियों में गर्म रहते हैं वो लोग। अब जो जिस तरह के सिंगल ईंट के और प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है, प्रॉपर बिल्डिंग लॉस नहीं फॉलो करे जा रहे, छत भी नीची है, पहले तो छतें भी ऊंची होती थी, वेंटिलेटर्स होते थे, अब जो बिल्डिंग जो है मुझे ये लग रहा है कि जो डिजाइन हो रहे हैं वही ठीक नहीं है बिल्कुल। हमें क्लाइमेट के अनुसार, वेदर के अनुसार जो है अपना जो भी कहते हैं कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, बिल्डिंग्स बनाने चाहिए, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। जैसा एग्जांपल एक केरला का दूंगा, केरला में चूंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है तो वहां लोग वेंटिलेशन और वरांडे का बिल्कुल बिल्कुल प्रावधान रखते हैं, और साथ साथ जो जी कपड़े भी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं, वो टाइट जीन्स पहनेंगे तो उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो है जहां का क्लाइमेट जैसा है वैसा ही आपका रहन सहन होना चाहिए, और यदि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर मुसीबत आएगी। क्लाइमेट और जो लोकल रॉ मटेरियल है, जी ध्यान की वो सेवाग्राम में गांधी जी की जब कुटिया बन रही थी तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में लोकल रॉ मटेरियल वही इस्तेमाल होगा, और आज भी वो मतलब एक एग्जाम्पल है, और वो पढ़ाई भी जाती है गांधीयन इंजीनियरिंग इलाहाबाद जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोग ध्यान नहीं रखते इन सब बातों का। और ये जो तीर्थाटन हमारा पहला सदियों से था, देखिए कहाँ से शंकराचार्य जी केरल से और वहां गए, और जी लोग जाते थे तो अपना थोड़ा खाना पीना का लेके और वो अपना करते थे, बड़ा वो नहीं करते थे। अब ये जो तीर्थाटन को हम लोगों ने टूरिज्म में बदल दिया और वो सुविधाएं देना चाहते हैं, 5 स्टार होटल बद्रीनाथ में भी बन रहे हैं, तो इनका क्या दुख है? मुझे लग रहा है कि देखिए आपको एक तरफ तो ये ध्यान रखें कि उत्तराखंड में जो है ज्यादातर जो इनकम की सोर्स है वो लोग कहते हैं कि जो है ना मनी ऑर्डर इकोनॉमी था अभी तक, और अब हाल ही में थोड़े दिनों से टूरिज्म बढ़ गया था, तो टूरिज्म को बढ़ाना भी है, और किस तरह का टूरिज्म, इको टूरिज्म, एक दूसरी बात आप होटल का मैं हाँ आपको रोकूंगा, नहीं उसमें टूरिज्म ऐड कर रहा हूं मैं, जी उसमें ऐड कर रहा हूं कि उसमें आप ना स्टे होम का कंसेप्ट आ गया, बहुत बढ़िया। जी जी स्टे होम मतलब कि लोकल क्या करते हैं, अपने घर के 2 1 3 कमरे को बड़ा अच्छा से जी साफ सुथरा बना देते हैं, सिंपल उसमें बेड रहता है, मतलब 5 स्टार नहीं चाहिए, सिंपल नीट एंड क्लीन बेड है, नीट एंड क्लीन बाथरूम है, और आपको लोकल खाना वहां का। और आजकल बहुत सारी जनता जो है वो परेशान हो चुकी है 5 स्टार कल्चर से, वो आज ऐसी कल्चर जाना चाहते हैं, गांव का कल्चर देखना चाहते हैं, वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसकी अपनी मतलब कि वो टेस्टी भी अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स रिच भी है, जैसे आप रागी को ले लीजिए, मंडवा जो होता है वो बहुत ही आई मीन उसमें प्रोटीन कंटेंट गेहूं से भी ज्यादा है। तो अब फिर झंगोरा है, उसकी लोकल खीर बनाई जाती है उत्तराखंड के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आज लोग जो दिल्ली से हैं, बड़े बड़े शहरों से, वो चाह रहे हैं कि हम होम स्टे में जाके रहें, तो मुझे लगता है सरकार यदि होम स्टे को ज्यादा प्रेरित करती है हर जगह पे, तो एक तो होगा कि लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा। अभी नहीं तो क्या होता है 5 स्टार बना के जो है कुछ बड़े चेन को ही फायदा होता है, आम जनता को नहीं होता, और आम जनता फिर वहां जाके बर्तन धोएगी या सफाई करेगी। पर मैं चाहता हम उनको मैनेजर बनाएं, उनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनाएं, तो होम स्टे को ज्यादा प्रमोट करें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना बनाएं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाएं। और उसके साथ साथ मैं एक और सुझाव देता हूँ कि देखिए वहां पर जो लोकल बंदे हैं उनको ट्रेन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फोटोग्राफी में आप ट्रेन कर दीजिए। अब फोटोग्राफी में ट्रेन हो गया तो कई बार जैसे मैं घूमने गया तो मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता कौन सा स्पॉट बड़ा अच्छा है जहां मैं फोटोग्राफी पोज बड़ा अच्छा आएगा, तो बंदा मुझे बताएगा साहब मैं आपके लिए फोटो खींचूंगा, कैमरा भी आपका, मोबाइल भी आपका, मुझे आप पर फोटो 5 रुपए दे दीजिए बस।
वो मेरी 10 फोटो खींचता है, मैं उसको 50 रुपए दे देता हूँ, उसका हिंग लगी ना फिट के लिए 50 रुपए उसने कमा लिया। यदि 5-10 टूरिस्ट भी आ गए तो 500 रुपए उसने रोजी अपनी कमा ली। तो इस तरह की तो जो इको सेंसिटिव जो है, अच्छा पानी लोकल इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जो पर्यावरण और पहाड़, ग्लेशियर, नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी मेरी जिज्ञासा है कि जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी और आपका उसको अनुभव भी है, आपने देखा आंखों से, उसके बाद बहुत कहा गया था कि अब या उम्मीद की गई थी कि उससे हम कुछ सबक सीखेगी सरकार भी और लोकल भी, तो क्या कोई सबक नहीं सीखा हम लोगों ने? देखिए, वही उस समय हमने ये कहा था कि 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पहले उस समय जब भी कोई टूरिस्ट आता था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं था तो कोई भी टूरिस्ट आ गया और मर गया तो पता ही नहीं आपको। यदि किसी को फोरकास्ट भी इम्प्रूवमेंट मतलब चेतावनी भी देनी है तो मोबाइल नंबर होगा, जब भी आप दे पाएंगे, और वो जब दे पाएंगे आप रजिस्ट्रेशन, तो आप शायद उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, मुझे शायद थोड़ी सी मिली थी इंडिकेशन रजिस्टर कर। दूसरा ये था कि यदि आपदा आती ही है इन क्षेत्रों में तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि वहां पर शेल्टर्स बने होने चाहिए जहां पर कुछ इंतजाम हो, थोड़ा मोटा पानी वानी इसका और ठंड से बचने का, जिससे कि आदमी बच सके। तो शेल्टर्स नहीं थे उस समय। थर्ड की अल्टरनेट रोड्स होनी चाहिए थी कि एक रोड ब्लॉक हो गई या प्रॉब्लम है तो दूसरे रोड से आप निकल सकें, उसका प्रावधान करना चाहिए था। चौथा, जो कंस्ट्रक्शन खतरे वाली जगहों पे था, वनरेबल एरियाज में था, नदी के एनक्रोचमेंट था, वो नहीं करना चाहिए था। पर लोगों में सुनने आ रहा है, मैं तो नहीं गया, मुझे जहां से खबरें लोगों से मिली है कि दोबारा उन जगहों पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यानी कि आप इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, या खतरे वाली जगह पे खुद बनाएंगे घर तो मतलब नेचुरली तो आप तो मुसीबत को अपनी तरफ बुला रहे हैं। और मैंने जैसे बताया, भारी वर्षा, भारी बर्फबारी, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, ये एक नॉर्मल फीचर है हिमालयस का, वो आना ही है। और इसी के चलते आप देखते हैं जो इससे होता है, इसी से जो आपकी जो सैंड आती है या उससे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, यही न्यूट्रिएंट जाके हमारे गंगा के मैदानों में खेती को बढ़ाते हैं। तो बाढ़ आना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं बाढ़ खराब है, नहीं, बिहार यूपी जो फर्टाइल है वो गंगा की बाढ़ से और नदियों की बाढ़ के कारण है, तो बाढ़ भी बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं और थोड़ा ऐड करने, जो मैं पहले भूल गया उसको, जैसे कि पानी, आप देखिए पूरे आप हिमालय में चले जाइए, खासकर उत्तराखंड में, तो आप पानी का बोतल आपको मिलेगा, वो बोतल में आप नाम पढ़ेंगे तो पढ़ेगा गाजियाबाद में, वो कहते हैं वो जमीन से निकाल के वो बोतल में डाला गया है। अरे आपके पास तो गंगा है, आपके पास तो गंगा है, गंगा का पानी आप फिल्टर लगाइए, उसको फिल्टर करिए, बोतल में बांटिए। जी, तो वो भी एक इकोनॉमी को ऐड करेगा पूरी गंगा के रूट में। मैं तो कह रहा हूँ एक भी बोतल जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट को नीचे से नहीं आनी चाहिए। वही का गंगा का बोतल साफ करके बोतलों ने वही आपको करोड़ों करोड़ों रुपए और अनेकों लोगों को रोजगार दिया। बस आखिरी सवाल, एक छोटा सा कमेंट चाहिए था कि अभी मैंने ये सुना है कि केदारनाथ से बद्रीनाथ को टनल से जोड़ने की एक योजना चल रही है, तो ये माहौल देखते हुए, इतना वहाँ खतरनाक या नाजुक परिस्थिति देखते हुए एडवाइजेबल है इस तरह का प्रोजेक्ट? देखिए, वैसे तो ये है कि मैंने जैसे फिर कहा कि मैं डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डेवलपमेंट विद लीस्ट डिस्ट्रक्शन, कम से कम। देखिए, कभी भी आप डिस्ट्रक्शन करेंगे कुछ ना कुछ तो नुकसान पर्यावरण को होगा ही। एक दूसरा, आपको मालूम है ये फ्रेजाइल है, बहुत ही मतलब संवेदनशील इलाका है, तो वहां हम जब डेवलपमेंट करें तो बहुत ही सोच समझ के करें। पूरा प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। जिस पहाड़ को हम टच कर रहे हैं उसमें टनल बनाएंगे, हम डायनामाइट नहीं लगाएंगे, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल वर्ल्ड में उसको इस्तेमाल करते हुए टनलिंग करें तो कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, अंग्रेजों ने 100 साल पहले हिमालय में शिमला वाली आप देखिए ट्रेन आज भी वैसी की वैसी है। तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। मगर कई बार क्या होता है कि जो किसी कंपनी को ठेका मिल गया, वो सोचते हैं कि भाई ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो और प्लस वही एक एजेंसी होनी चाहिए जो समय समय पर पूरी मॉनिटरिंग करे उसकी, कि भाई कहीं कोताही हो रही है तो उसको उसके ऊपर फाइन लगाया जाए, उसको मतलब, क्योंकि ये उसका नुकसान बाद में भुगतना पड़ता है। तो मेरा मानना है नॉलेज है हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे लॉस बिल्कुल सही हैं बिल्कुल, पर कहीं इम्प्लीमेंटेशन में या फिर ये मुझे लगता है कहीं जो पैसे की वो ग्रीड है उसमें चलते कहीं चूक हो जा रही है, उसको सुधारा जा सकता है। तो क्रियान्वयन में थोड़ा निगरानी में थोड़ा कमजोरी और लालच जो है ये कारण है कि इस तरह की वहाँ हम खुद ही खतरा पैदा कर रहे हैं। अगर एहतियात बरता जाए, साइंटिफिक काम किया जाए तो विकास परियोजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि विकास के साथ साथ हम विनाश के बीज वहाँ न बोएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐड करना चाहूंगा एक, फिर लास्ट में एक ऐड करना चाहूंगा, विकास ऐसा हो जो विनाश से बचाए, विकास ऐसा ना हो जो खुद विनाश बन जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत 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 आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।